देखने इस एमसीक्यू में वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे की है उन्होंने, लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखें, अगर हम लेट करते हैं कि ये टी के इक्वल है तो साथ ही इसका डेरिवेटिव ले लें, डी टी इज इक्वल टू 2x dx, डी टी बाई 2x आ जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ dx की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इधर पुट करेंगे 1/t और साथ में डी टी बाई 2x, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 1/t पुट किया है तो ये सब्स्टिट्यूशन करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। उसके बाद कहते हैं बताएं कि log बेस b हो और साथ में फंक्शन 1/t हो तो ये किसके इक्वल होगा। अगर हम ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया कि t 1/t की जगह t लिख दिया है, यानी t का इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो अगर log के अंदर किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिया जाए तो बाहर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बन रही है यहाँ से कि आपने साइन चेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, हाउ द सीरीज 1 -3 5 -7 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिग्मा नोटेशन। पहले तो देखें, सबसे पहली बात क्या आपने नोट करनी है कि ये ऑल्टरनेट सीरीज है, एक पॉजिटिव टर्म आ रही है, एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी ये सारी ऑल्टरनेट टर्म्स आ रही हैं। तो ऑल्टरनेटिव सीरीज की ये निशानी होती है कि उसके अंदर -1 लाजमी होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या, एक तो -1, अब इसके और जो बाकी ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं हम। -1 वाले दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, ए और बी, दो ऑप्शंस आ रहे हैं -1 वाले, ठीक है। ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इनमें -1 नहीं है। ऑल्टरनेट सीरीज की यही निशानी होती है कि उनमें -1 लाजमी होता है। तो इन दोनों को हमने टेस्ट करना है कि इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब k की वैल्यू देखें, यहाँ 0 से शुरू होकर 5 तक जा रही है, इसमें k की वैल्यू 1 से शुरू होकर 5 तक जा रही है। तो k की वैल्यू हम अगर 0 पुट करके देखें तो इसके अंदर 2 × 0 + 1, तो इसका आंसर 1 आता है, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। तो वाकई हमारी फर्स्ट टर्म 1 आ रही है। अगर यहाँ पे k की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 3, यानी फर्स्ट टर्म 3 आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसलिए आप ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, आप ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। MCQ नंबर 21, सिग्मा f(x) डेल्टा x इज नॉन एज रायमन सम, ये उसकी नोटेशन आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज n रिप्रेजेंट इन द रायमन सम। ये जो रायमन सम है इसके अंदर जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब हम किसी एरिया अंडर ग्राफ को स्मॉल इस तरह से पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं तो ये जो इंटरवल है ना एक, उसको हम कहते हैं कि ये डेल्टा x1 है, डेल्टा x2, जितने इंटरवल्स होंगे उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर इसको हमने यहाँ पे अगर 6 इंटरवल्स में डिवाइड किया तो n की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। तो n बेसिकली नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ w and y आर continuous function on y on an interval cd, then wy is greater than equal to v of y for c y जो है उसकी लिमिट c से d तक है। कहते हैं द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस इज पैरेलल टू, आपने बताना है कि ये किसके पैरेलल है। उन्होंने यहाँ पे दोनों के लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम बोथ नहीं करेंगे, ये x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये हैंडआउट्स में पढ़ा होगा कि जब आपके पास यहाँ पे फंक्शंस के अंदर x आ रहा होता है ना, तो वो परपेंडिकुलर होता है x एक्सिस के, और जब इनके अंदर y आ रहा होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है y एक्सिस के। और इसी तरह से जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लाइंस पैरेलल किसके हैं, यानी हम इन दोनों कंडीशंस को देखेंगे, और जब इनमें y आ रहा हो फंक्शंस के अंदर तो वो x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप x एक्सिस चूज करेंगे, ये बोथ वाला आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए 24, हाउ द सीरीज 2 × 1 2 × 2 + 2 × 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन के अंदर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहला स्क्वायर वाली टर्म्स है, स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे, इधर 1 2 का स्क्वायर नहीं लिया हुआ, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। उसके बाद 2k वाले दो हैं, यानी 2 के साथ k की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, क्या पहले k की वैल्यू 1 है, फिर 2, फिर 3, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। लिमिट्स को चेक करें, ये 0 से शुरू हो रही है, ये 1 से शुरू हो रही है, तो हमारी लिमिट जो है वो k की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है।
तो हम इसमें फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि के की वैल्यू आपने इनिशिएट कहाँ से करनी है 1 से और उसको कहाँ तक लेकर जाना है 5 तक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, के क्यूब ओवर 2 सिग्मा के की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। अब के क्यूब की हमने ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एक हमने सिग्मा के का फॉर्मूला पढ़ा था, एक सिग्मा के स्क्वायर का पढ़ा था और एक सिग्मा के क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो सिग्मा के क्यूब का यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है। सिग्मा के क्यूब किसके इक्वल होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, सिग्मा के क्यूब का ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब अगर आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो n इंटू n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये के क्यूब का फॉर्मूला है और हमारे पास क्या है के क्यूब बाय 2, यानी आपने इसको 2 से डिवाइड करना है तो इस पूरे फॉर्मूले को भी आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, तो ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट बन रही है। उसके बाद देखें जी, इफ़ a1 लेस देन a2 लेस देन a3 और ये यहाँ पे इस तरह से सीरीज जा रही हैं तो कहते हैं ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है। तो अगली टर्म बड़ी आ रही है ना, a2 इससे बड़ा है, a3 इससे बड़ा है, हर अगली टर्म बड़ी होती जा रही है तो ये इंक्रीजिंग सीरीज होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें a1 ग्रेटर देन, अब ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, तो ये वैसे तो डिक्रीज हो रही है लेकिन जब साथ में इक्वल का साइन आ जाए तो ये डिक्रीज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको नॉन इंक्रीजिंग कहते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स an प्लस 1 माइनस an ग्रेटर देन 0, अगर डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो सीरीज़ इंक्रीजिंग होती है, अगर लेस देन 0 हो तो वो सीरीज़ डिक्रीजिंग होती है। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू 0 हो तो वो नॉन इंक्रीजिंग होगी और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो वो नॉन डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ये 4 कंडीशंस आपने, इनके अंदर भी 4 कंडीशंस को याद करना है अच्छे से हैंडआउट्स के अंदर, और ये डिफरेंस वाली, उसके अलावा जो रेशियो टेस्ट है और हमने डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, ये वाले इनके 4 जो केसेस हैं वो आपने अच्छे से एमसीक्यूज़ के लिए याद करने हैं। इसके बाद सीक्वेंस है, उसकी रेशियो उन्होंने ले ली है, तो कहते हैं अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो हम सीरीज़ को कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग है। इसी तरह से लेस देन 1 होता तो वो डिक्रीजिंग होता, और यही लेस देन इक्वल टू 1 होता तो हम कहते हैं कि वो नॉन इंक्रीजिंग है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो वो नॉन डिक्रीजिंग होगी। 30 में देखें वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इंक्रीजिंग लगा दिया, लेकिन ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग होता है, अगर इक्वल टू आ जाए तो वो नॉन डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे आप ये नॉन डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंक्रीजिंग उन्होंने रॉन्ग सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट देखें, if f of n is equal to an, the nth term of the sequence and f of n is differentiable, यानी f को आप डेरिवेटिव उसका ले सकते हैं, और अगर उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो वो सीरीज़ क्या होगी इंक्रीजिंग, अगर 0 से छोटा आता तो फिर हम कहते हैं कि वो डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होता है, नॉन डिक्रीजिंग के लिए हम कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नॉन इंक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट देखें जी, ज्योमेट्रिक सीरीज आपको उन्होंने दी है, कहते हैं आर जो है, आर किसे कहते हैं, हम रेशियो को कहते हैं, यानी ए आर को अगर ए पे डिवाइड कर दें, 2 कंसेक्टिव टर्म्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो आर आंसर आ रहा है, ये आर अगर 1 से छोटा है तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, अगर यही आर 1 से बड़ा हो या एग्जैक्टली 1 हो तो फिर जो सीरीज़ होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, साथ ही अगला एमसीक्यू ये उन्होंने सेम दिया हुआ है आपको कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो तो फिर सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। सिग्मा यू के कन्वर्जेस बट द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, ये जो साइन होते हैं ना ये एब्सोलूट वैल्यू के होते हैं। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है लेकिन उसकी एब्सोलूट वैल्यू कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है, तो वो सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। यहाँ पे उन्होंने कन्वर्ज एब्सोलूटली लिखा है, ये या तो डाइवर्ज करेगी या कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसको हैंडआउट से कंफर्म कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन। ये लेक्चर नंबर 44 के अंदर आपको गिवन होगा। उसके बाद देखें, अगर u के
एक सीरीज़ है और वो नॉन ज़ीरो टर्म्स के साथ है, यानी उसमें ज़ीरो नहीं है, और उनका रेशियो टेस्ट सिर्फ उस सीरीज़ का नहीं बल्कि उसकी एब्सोलूट वैल्यूज़ का रेशियो टेस्ट अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो वो सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। यानी उन्हें कन्वर्ज लगाया हुआ है, लेकिन इसका डाइवर्ज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पेज नंबर 293 पे आप कंफर्म कर सकते हैं इसको। सपोज करें दो फंक्शंस हैं आपके पास और उनके साथ आपने इंटीग्रल का साइन लगा दिया और एक कांस्टेंट c आ रहा है और दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन और c है, पहले इन दोनों को आप दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग करेंगे, f(x) के साथ अलग आ जाएगा, और इसी तरह से जो इंटीग्रेशन है और c वो g(x) के साथ अलग आ जाएगा। उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि c जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, तो c a b f(x) dx प्लस c a b g(x) dx, तो यहाँ से ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 37 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस एरिया s जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y इज इक्वल टू f(x) बिटवीन x0 एंड x2। सरफेस एरिया जो है वो आपने फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 2 पाई f(x) स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस f(x) का स्क्वायर, और लिमिट्स जो है वो 0 से 2 तक दी हुई थी आपको, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला वैसे भी याद होना चाहिए, 2 पाई f(x), और ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है ना, आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, ए बी, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस f(x) का स्क्वायर और साथ में dx, ठीक है। 38 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y यानी यहाँ पे आपको उन्होंने f(x) दे दिया है और लिमिट्स 1 से 4 तक हैं, तो इंटीग्रल के अंदर लिमिट तो हमारी 1 से 4 तक आएगी। उसके बाद हमने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई f(x), 2 पाई एज इट इज़, f(x) की जगह हम लिख देंगे 4√x, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर आता है 1 प्लस f(x) का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस f(x), f(x) हमारे पास क्या है 4√x, इस डैश का स्क्वायर यानी इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में dx, तो यहाँ से ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बन रही है। हो सकता है वो आपको इसका डेरिवेटिव लेने के बाद का आंसर यहाँ पे पुट करके दे दें, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप इजीली ले सकते हैं, 4x⁴ है, 4 कांस्टेंट एज इट इज़, 1/2 पहले साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो -1/2, तो ये बनता है 2/√x, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में आपको MCQs दिए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन if an object moves in the positive direction along a coordinate line while subject to a force in the direction of motion over interval 0-3, यानी 0 से 3 तक इंटरवल है आपके पास, ठीक है, और आपने वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी dx, f(x) dx, तो ये आपको उन्होंने थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिया। नेक्स्ट देखें, 0 से 1 तक f(x) की वैल्यू दी है और 0 से 5 तक f(x) की वैल्यू दी है, तो कहते हैं कि 1 से 5 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 से 5 तक इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 0 से 1 तक की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी 1 से 0 तक, ये -1 है, यहाँ -1 होगा, ठीक है, -1 से 0 तक की वैल्यू आप लिखेंगे, dx प्लस कर देंगे आप 0 से 5 तक की वैल्यू, ठीक है जी। हमेशा इसकी अपर और इसकी लोअर सेम होनी चाहिए आपके पास। अब -1 से 0 तक की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, उन्होंने 2 गिवन है, वो यहाँ पर कर दें, प्लस 0 से 5 तक की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 3 आ रहा है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है।